तो मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे साथ द बोनस के राइटर अंशुमन तिवारी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर आज कौन से बड़े ट्रिगर्स हैं? उंगलियों में दुनिया में आप सबका स्वागत है। हर्ष, आपका भी स्वागत है। आर्थिक आंकड़ों की रोशनी में आज का दिन बाजारों के लिए थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, लेकिन जो कूटनीतिक पेचोखम हैं वो बढ़ रहे हैं और उनके कारण बाजारों पर दबाव रहेगा। जो तात्कालिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम थे जो बाजारों को प्रभावित कर रहे थे, उसमें एक बड़ा मुद्दा सुलझ गया, अमेरिका और चीन के बीच। दूसरा जो मुद्दा है वो रूस और यूक्रेन के युद्ध का है, जिसे लेकर तमाम पेशबंदी चल रही है। तो पहली महत्वपूर्ण खबर यह है कि अमेरिका ने खुद शुक्रवार को जो अलास्का के अंकरेज में होने वाला शिखर सम्मेलन है ट्रंप और पुतिन के बीच, उसे लेकर उम्मीदों को और अपेक्षाओं को थोड़ा संतुलित करने की कोशिश की है, ताकि इस तरीके की संभावना न बने कि वहां कोई बातचीत हो रही है, कोई समझौता होने वाला है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका रूस का पक्ष सुनना चाहेगा ताकि यूक्रेन का युद्ध को समाप्त करने का रास्ता निकल सके। इसकी बड़ी वजह यह है कि यूरोपीय संघ काफी सक्रिय है और वो यूक्रेन की स्वायत्तता पर जोर दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि पुतिन एक एजेंडे के साथ आएंगे और वो यूक्रेन के एक बड़े हिस्से को अपने कब्जे में लेने की बात कर रखेंगे मेज पर। इसलिए यूरोपीय संघ का दबाव है कि पुतिन यूक्रेन की सीमा बदलने का कोई प्रस्ताव ना ला सके और दबाव ना ला सके। इसे समझते हुए अमेरिका भी थोड़ा संभल कर आगे बढ़ रहा है। तो इन वार्ताओं को लेकर जो उम्मीदें पिछले सप्ताह थी, शुक्रवार शनिवार को, वो आज बुधवार तक आते आते थोड़ी ठंडी पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि इतनी जल्दी ये युद्ध समाप्त होने की संभावना नहीं है। इधर दो बड़े घटनाक्रम हुए हैं रूस और यूक्रेन के बीच में, शांति वार्ता की तैयारी के बीच। डोनेस्क में रूसी सेनाओं ने करीब 10 किलोमीटर के से अधिक का हिस्सा कब्जा कर लिया है, जो शायद पुतिन की तैयारियों को दिखाता है। जबकि यूक्रेन ने भी जब पलटवार करते हुए रूस के सुमी इलाके में दो गांवों पर कब्जा किया है। तो सीमा पर संघर्ष जारी है। जो दूसरी खबर जो बाजारों के लिए लगातार अब एक नियमित एपिसोड बन गई है, वो ट्रंप और फेडरल रिजर्व का विवाद है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फेडरल रिजर्व के मुख्यालय के नवीनीकरण में जो $2.5 बिलियन का खर्च हुआ था, उसे लेकर मुकदमा किया जाएगा। वो लगातार इस खर्च में अनियमितता के, भ्रष्टाचार के, गलत ढंग से इस्तेमाल के आरोप लगा रहे हैं। ट्रंप फेडरल रिजर्व के मुख्यालय को देखने भी गए थे जहां काम चल रहा है। दरअसल ये सारी कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की ब्याज दरों पर में कटौती का दबाव बनाने की है फेडरल रिजर्व पर। हालांकि फेडरल रिजर्व के ने अभी तक ऐसे कोई संकेत नहीं दिए, और जो महंगाई के आंकड़े आए हैं जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे, वो फेडरल रिजर्व के रुख को थोड़ा मजबूत और करते हैं। दक्षिण अफ्रीका एक देश है जो जिसने अमेरिका के साथ ट्रेड डील नहीं की थी। संबंध भी थोड़े तनावपूर्ण थे, लेकिन मई में की इस असफलता के बाद अब अफ्रीका एक नया व्यापार प्रस्ताव लेकर अमेरिका के सामने जा रहा है, जिससे कि जो 30% टैरिफ लगाया गया उससे बचा जा सके। इधर गाजा में इसराइल ने पूर्वी गाजा सिटी पर रात भर बमबारी की है, 11 लोग मारे गए हैं। और अब मिडिल ईस्ट में 26 अलग अलग देशों के विदेश मंत्रियों ने इस मामले में दखल की बात कही है। आ, आंकड़ों के मामले में, मैक्रो आंकड़ों के मामले में, अमेरिका का जो सबसे प्रतीक्षित आंकड़ा था वो कल आया, वो खुदरा महंगाई का था। महंगाई दर करीब 2.7% रही। फेड का लक्ष्य 2% की महंगाई का है, इससे ऊपर है, लेकिन 2022 में जिस शिखर पर थी उससे नीचे दिखाई दे रही है। भीतर की बात यह है कि इसे टैरिफ वाली महंगाई की शुरुआत माना जा रहा है। जैसे जैसे टैरिफ अब प्रभावी होना शुरू होंगे, अमेरिका में महंगाई बढ़ने का खतरा और बढ़ता दिखाई दे रहा है। यानी फेड का जो नजरिया था महंगाई को लेकर, वो कुछ हद तक सही साबित होता दिख रहा है। अब महंगाई के आंकड़ों को लेकर भी तमाम उलझन है, क्योंकि लेबर के आंकड़े, जॉब के आंकड़ों के बाद अमेरिका में राजनीतिक रूप से दखल दिया गया था और जो लेबर विभाग के आंकड़ों, विभाग के चीफ थे, उनको हटाया गया। यूके में भी बेरोजगारी के आंकड़े आए हैं, बेकारी बढ़ी है, पेरोल में कमी है, और खासतौर से फाइनेंस और रिटेल में बोनसेस में कटौती की गई है। यूरोजोन से एक और महत्वपूर्ण खबर थी। एआई के नियम बदलने के साथ और कमाई घटने के डर के कारण यूरोप में सॉफ्टवेयर कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई। नॉर्वे का सॉवरेन वेल्थ फंड गाजा में तनाव और यूरोप में रेगुलेटरी इश्यूज के कारण अब इसराइल से जुड़े शेयरों में तेज बिक्री कर रहा है। कुछ और भी यूरोपियन फंड्स हैं जो शायद इजराइल के शेयरों से अब निकलने की तैयारी कर। चीन से दो महत्वपूर्ण खबरें थी। चीन ने अब उत्पादन में कटौती शुरू कर दी है, क्योंकि निर्यात की मांग घटी है, डिफ्लेशन की परिस्थिति है, और इसलिए कारखानों में शिफ्ट्स भी कम की गई हैं और उत्पादन के साइकिल भी कम किए गए हैं, क्योंकि तीसरी तिमाही में उत्पादन में बड़ा सुधार संभव नहीं है। हालांकि अमेरिका के साथ बातचीत सुलझ गई है, निर्यात सामान्य होने की संभावना है, लेकिन 30% टैरिफ के कारण अमेरिकी बाजार में मांग कम होगी। इस बात की तैयारी चीन का उद्योग कर रहा है।
दूसरी तरफ चीन ने अपने आप खपत बढ़ाने के उपाय तेज किए हैं। जब से युद्ध शुरू हुआ है, चीन की सरकार लगातार लोगों को ज्यादा खपत के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अब जो नई स्कीम आई है, उसमें लोगों को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी सामान खरीदने के लिए ब्याज में सब्सिडी दी जाएगी, ताकि वो ज्यादा सामान खरीद सके। जापान के आंकड़े आए, जापान के प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स पर दबाव बना हुआ है, 11 महीनों में सबसे कम बढ़त दिखाई दे रही है। कमोडिटी बाजार में अब थोड़ी गतिविधियां दूसरे तरह से है। अमेरिका और चीन के समझौते के बाद आयरन ओर की कीमतें बढ़ी, चीन में मांग मांग बढ़ने की संभावना है। तांबे की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई, क्योंकि चीन में थोड़ा उत्पादन गिरा है, और वैश्विक आपूर्ति में भी उथल पुथल दिखाई दे रही है, खासतौर से अमेरिका के बाजार में टैरिफ के बाद। आ, कल अमेरिका ने चीन से इस बात का आग्रह किया था कि वो अमेरिकी सोयाबीन की खरीद को कई गुना बढ़ा दे। उसके बाद कल सोयाबीन की कीमतों में हमने तेजी देखी थी, लेकिन दक्षिण अमेरिका से फसल के अनुमान अच्छे हैं, उस वजह से सोयाबीन की कीमतों में गिरावट आई है। दो कच्चे तेल के दोनों प्रमुख कच्चे तेल WTI और ब्रेंट दोनों पर दबाव है, क्योंकि ओपेक का उत्पादन बढ़ा है, और अगर रूस और अमेरिका के बीच में सहमति बनती है तो कच्चे तेल की आपूर्ति बाजार में बढ़ेगी। WTI 2 महीने के इसके निचले स्तर पर है, और ब्रेंट करीब $66 के आसपास कारोबार कर रहा है। सोने और चांदी की कीमतों में हाल के उतार चढ़ाव के बाद, 2 दिन के उतार चढ़ाव के बाद फिर मजबूत स्थिरता दिखाई दे रही है, जिससे लगता है कि अभी भी सोने की खरीद सेफ हेवन के तौर पर जारी रहेगी आने वाले समय। विदेशी मुद्रा बाजार में स्थितियां सामान्य हैं। डॉलर इंडेक्स थोड़ा स्थिर है, थोड़ी मजबूती के साथ 98 के आसपास स्थिर है। यूके में मजबूत रोजगार डेटा के बाद पाउंड में थोड़ी सी मजबूती हमें दिखाई दी है। रुपया 87 डॉलर पर है, सीमित दायरे में है। रिजर्व बैंक के दखल की संभावना बराबर बराबर बनी हुई है। विदेशी निवेशकों की अगर बिकवाली बढ़ती है या डॉलर में मजबूती बढ़ती है, तो रुपए पर आज भी असर दिखाई देगा। क्रिप्टो बाजार के घटनाक्रम देख लेते हैं। इथीरियम की एक ट्रेजरी कंपनी है बिटमाइन, जिसने करीब अपने $20 मिलियन के शेयर्स बेचे हैं, ताकि इथीरियम की खरीद की जाए, और इसीलिए इथीरियम बाजार में हमें बिटकॉइन बाजार में इथीरियम की कीमतों में लगातार तेजी दिख रही है। कल की तेजी के बाद आज सभी कॉइन्स में सुबह हल्की नरमी थी, हालांकि सभी अपने हाल के ऊंचे स्तर के आसपास ही हैं। सोलाना में खासतौर पर तेजी दिख रही है। बेजोस की एक स्पेसक्राफ्ट कंपनी है ब्लू ब्लू ओरिजिन, जो जो स्पेस यात्रा कराती है, इसने सोलाना में भुगतान करना स्वीकार किया। इसका असर सोलाना की कीमत को पड़ा है। एशिया का एक और देश अपने यहाँ क्रिप्टो को स्वीकार करने की तरफ बढ़ रहा है, और वो मलेशिया है। मलेशिया के केंद्रीय बैंक ने एक चर्चा पत्र जारी किया है, जिसमें मैं XRP को यानी रिपल को और बिटकॉइन को मान्यता प्राप्त मॉनेटरी विकल्प के रूप में स्वीकार करने की बात कही गई है। ये कहा गया है कि अब बाकी मुद्राओं के बराबर ही इनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मलेशिया में क्रिप्टो वॉल्यूम में करीब करीब 13% की बढ़ोतरी आई है। बाजार की सबसे बड़ी खबर और सबसे सबसे दिलचस्प खबर थी कल रात की, वो ये थी कि जो AI स्टार्टअप है, AI रिसर्च स्टार्टअप Perplexity AI, उसने गूगल क्रोम ब्राउजर को खरीदने के लिए करीब $34.5 बिलियन की बोली लगाई है। ये काफी सनसनीखेज खबर थी। गूगल का क्रोम ब्राउजर बाजार का सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे ज्यादा बड़ी हिस्सेदारी है। अगर ये बिड सक्सेसफुल होती है, तो फिर ब्राउजर बाजार का परिदृश्य बदल सकता है। परप्लेक्सिटी पहले ही एक अपना ब्राउजर ला चुका है, जो कि AI बेस्ड ब्राउजर है, जिसका नाम कॉमेट है, और वो धीमे धीमे लोकप्रिय हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तमाम कोशिशों के बावजूद बोइंग की स्थिति नहीं सुधर रही है। जुलाई में विमान डिलीवरी में करीब 20% की कमी आई है। बोइंग अपनी विमान डिलीवरी में एयरक्राफ्ट डिलीवरीज में एयरबस से पिछड़ रहा है। भारत के लिए एक असंतोष की खबर है। तमाम जद्दोजहद के बाद, पिछले 5-6 महीनों के बाद, चीन ने भारत को यूरिया का निर्यात थोड़ा उदार किया है, और ये कोशिशें, जो हाल की कोशिशें, उनका नतीजा है। इसके बाद ऐसा लगता है कि शायद रेयर अर्थ की आपूर्ति को लेकर भी थोड़ी उदारता दिखाई जाएगी, क्योंकि चीन ने अब अमेरिका के साथ अपनी व्यापार परिस्थितियां स्थिर कर ली हैं, और अब भारत की तरफ से जो कोशिशें की जा रही थी, उनका थोड़ा बहुत नतीजा दिखने लगा है। आज की जो बड़ी खबर थी वो ये थी कि रिजर्व बैंक ने पेटीएम को मर्चेंट ऑनबोर्डिंग की मंजूरी दी है। पिछले साल इस पर सख्ती की गई थी। पेमेंट बैंक की गतिविधियों से भी पाबंदियां हटाई गई हैं। इसका असर हमें स्टॉक पर दिखाई देगा। पेटीएम वापस मुख्य धारा की फिनटेक की मुख्य धारा में वापसी करने की तैयारी कर रहा है। भारत की खुदरा महंगाई 8 साल के निचले स्तर पर है। बाजार के लिए राहत की खबर है, लेकिन जैसा कि हम पहले भी चर्चा करते रहे हैं कि इसमें डिफ्लेशन के संकेत छिपे हुए हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि खरीफ में दलहन और तिलहन का रकबा कम हुआ है, जो आंकड़े कल आए हैं उस हिसाब से। और अगर परिस्थिति यही बनी रहती है, तो फिर इन दोनों फसलों के साथ खाद्य महंगाई अगले कुछ महीनों में वापस लौट सकती है।
टाटा सन्स और शपूरजी पोलन जी के बीच में लंबा विवाद सुर्खियों में रहा था। एजीएम से पहले समझौते की बातचीत शुरू हुई है। शपूरजी समूह लंबे कर्ज में है और वो टाटा सन्स में अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहता है ताकि करीब 8,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुका सके। इस पर आज बाजार की निगाह रहेगी। सेबी ने इस साल ब्रोकर्स पर जांच काफी सख्त की है। कई बार ब्रोकर्स की पड़ताल की जा रही है, क्योंकि बाजार में हाल की स्थिरता के बाद सेबी को जोखिम प्रबंधन पर ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। और एक और महत्वपूर्ण खबर थी कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने जो क्विक कॉमर्स कंपनी है जेप्टो, उसमें करीब 400 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है। तो अगले 24 घंटे में जो 3-4 बड़े घटनाक्रम है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण होगा रूस और यूक्रेन के बीच जमीनी युद्ध में तेजी आई है। इधर ट्रंप और पुतिन की बीच अलास्का शिखर सम्मेलन की तैयारियां चल रही। दोनों परिस्थितियां कैसे बाजार में और कैसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सामने आएंगी, इस पर लोगों की निगाह रहेगी। दूसरी चीज है कि अमेरिका और भारत के महंगाई आंकड़े दोनों में, अमेरिका में महंगाई बढ़ना, भारत में महंगाई घटना, भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों के रुख को कैसे प्रभावित करेगा, इस पर निगाह रहेगी। क्योंकि विदेशी निवेशक लगातार बाजार में बिकवाल बने हुए हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। आज की परिस्थिति में उनकी क्या रुख रहेगा, इस पर बाजार की निगाह रहे। तो उंगलियों पर दुनिया में मुंबई से आज इतना ही। हम वापस चलते हैं हर्ष के पास, नोएडा स्टूडियो। सर बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। थैंक यू।